नमस्कार दोस्तों। आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आज हम भाग 1 को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊष्मागतिकीय भूमिका के बारे में समझेंगे और उसके बाद तापीय साम्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए पहले विषय से शुरू करते हैं और ऊष्मागतिकीय भूमिका के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऊष्मागतिकी क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ऊष्मागतिकी कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। ऊष्मागतिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें ताप और ऊष्मा तथा इनके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ऊष्मागतिकी में हम ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण तथा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रूपांतरण का भी अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ऊष्मागतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। ऊष्मा का मतलब होता है थर्मो और गतिकी का मतलब होता है डायनेमिक्स, अर्थात ऊष्मा की गति को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। किसी गैस के सूक्ष्म वर्णन में उसकी रचना करने वाले अगणित अणुओं के निर्देशांकों एवं वेगों का निर्धारण आवश्यक होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय निकाय एवं परिवेश क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निकाय क्या होता है। दोस्तों, जब हम एक गाड़ी के इंजन को देखते हैं तो यह एक प्रकार का निकाय है। इसी प्रकार फ्रिज इत्यादि को भी निकाय कहा जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम इनके बारे में, इनकी क्षमता, कार्य दक्षता आदि का अध्ययन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं, इसलिए इन्हें निकाय कहा जाता है। दोस्तों, निकाय सीमाओं से घिरा होता है और सीमाओं के बाहर के क्षेत्र को परिवेश या वातावरण कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं तथा इसका शेष भाग यानी कि परिवेश कहलाता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित होता है। निकाय एवं परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। निकाय एवं परिवेश के उदाहरण के लिए आइए हम चित्र से समझते हैं। यदि हम एक बीकर में उपस्थित दो पदार्थों ए एवं बी की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हो तो बीकर जिसमें अभिक्रिया मिश्रण है निकाय कहलाता है एवं कमरा जिसमें बीकर रखा है उसे परिवेश कहते हैं। ऊष्मागतिकीय निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्य का विनिमय होता है। अतः इस आधार पर ऊष्मागतिकीय निकाय को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय और तीसरा विलगित निकाय। आइए हम इसको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि खुला निकाय किसे कहते हैं। दोस्तों, एक खुले निकाय में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय यानी कि एक्सचेंज हो सकता है। आप चित्र से समझिए। उदाहरण के लिए अभिकारक एक खुले बीकर में लिए जाए। दूसरा निकाय है बंद निकाय। बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं हो, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, जैसे अभिकारक बंद बीकर में लिए जाए। आइए तीसरा निकाय को समझते हैं, जिसे हम विलगित निकाय कहते हैं। एक विलगित निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का ही विनिमय संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए अभिकारक एक थर्मस फ्लास्क में लिए जाए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों,
तापीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तापीय साम्य किसे कहते हैं? यांत्रिकी में साम्यावस्था से तात्पर्य है कि निकाय पर नेट बाह्य बल व बल आघूर्ण शून्य हो। उदाहरण के लिए किसी पर्यावरण से पूर्णतः उष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी कोई गैस उष्मागतिक रूप से तब साम्यावस्था में होगी जब उसके दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान के परिमाण तथा संगठन समय के साथ परिवर्तित न हो। दोस्तों, कोई निकाय साम्यावस्था में है कि नहीं, व्यापक रूप से यह चारों ओर के परिवेश तथा उस दीवार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जो निकाय को परिवेश से अलग करती है। दो निकाय तापीय साम्य में तब कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके बीच कोई उष्मा प्रवाह न हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उष्मा का प्रवाह हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हो रहा है। तापीय साम्य को चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो गैस A व B दो भिन्न भिन्न पात्रों में भरी है। अब मान लीजिए कि गैसों के दाब व आयतन क्रमशः PA, VA तथा PB, VB है। अब कल्पना कीजिए कि पहले दोनों निकाय पास पास हैं, जैसा कि हम चित्र A में देख रहे हैं, परंतु उन्हें किसी रुद्धोष्म दीवार यानी कि उष्मारोधी दीवार द्वारा एक दूसरे से अलग रखा जाता है। अब इस दीवार के कारण उष्मा एक पात्र से दूसरे पात्र में नहीं जा पाती है। इसे चित्र में दिखाया गया है। अब दोस्तों, चित्र से यह पाया गया कि PA किसी भी संभावित युग्म का मान PB के किसी भी संभव युग्म के मान के साथ साम्यावस्था में होगा। अब दोस्तों, फिर से हम कल्पना करते हैं कि रुद्धोष्म दीवार को एक उष्मा पार्थ दीवार से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि यह दीवार ऊर्जा को एक निकाय से दूसरे निकाय में जाने देती है। ऐसा करने में यह पता होता है कि निकाय A व B के स्थूल चर स्वतः उस समय तक परिवर्तित होते हैं जब तक कि दोनों निकाय साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अब जब वो दोनों निकाय साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त कर लेंगे तो इस स्थिति में दोनों गैस के दाब व आयतन संबंधी चर परिवर्तित होकर क्रमशः PA व PB हो जाते हैं। आइए दोस्तों, रुद्धोष्म दीवार यानी कि एडियाबेटिक वॉल के बारे में समझते हैं। दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस किसी उष्मागतिकी निकाय में किए गए ऐसे प्रक्रम को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान न हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, चित्र में रुद्धोष्म दीवार को दिखाया गया है जिसमें गर्म उष्मा ठंडे उष्मा की तरफ एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा पृथक किया गया है। आइए दोस्तों, उष्मा पार्थ दीवार को जानते हैं जिसे डायथर्मिक वॉल कहते हैं। ऐसा दीवार जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान हो, ऐसे दीवार को हम उष्मा पार्थ दीवार कह सकते हैं। गर्म उष्मा ठंडे उष्मा की तरफ जा रही है, यानी कि दोनों के बीच उष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे दीवार को उष्मा पार्थ दीवार कहते हैं। आइए दोस्तों, तापीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम को एक परिभाषा को समझते हैं। दोस्तों, अगर एक निकाय से दूसरे निकाय में अब और ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकाय A निकाय B के साथ तापीय साम्य में है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो लेक्चर का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले उष्मागतिकीय भूमिका के बारे में जाना और उसके बाद तापीय साम्य किसे कहते हैं इसे भी समझा।
आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम को समझेंगे। उसके बाद ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के बारे में समझेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस अध्याय को विस्तार से पढ़ने के लिए NCERT कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।